सेडिशन लॉ प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार न्यूज में रहा है। इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी या फिर पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सेडिशन लॉ। सेडिशन का क्या मतलब होता है? सेडिशन का मतलब होता है विद्रोह, विरोध, विद्रोह। तो ये सेडिशन लॉ कहां से आता है हमारे इंडिया में और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को इसके बारे में सिफारिश देने के लिए कहा था। तो इसके बारे में लॉ कमीशन है जो हमारा, उसने स्टडी की। लॉ कमीशन के बारे में आप जानते हो, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि असंवैधानिक और असंवैधिक ये बॉडी है, क्योंकि ना तो हमारे संविधान में इसके लिए कोई प्रोविजन है और ना ही किसी कानून में इसके लिए प्रोविजन है। कोई कानून नहीं बनाया है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया जाता है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसने अभी रिकमेंडेशन दी है, सिफारिश दी है कि सेडिशन लॉ जैसा है उसको ऐसा रखा जाए, बल्कि इसमें जो 3 साल तक की जो सजा है उसको बढ़ा के 7 साल की कर देनी चाहिए। ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सिफारिश की है। तो अब जानते हैं सेडिशन लॉ के बारे में कहां पे दिया हुआ है। देखो, एक आईपीसी बना हुआ है, ये एक कानून है 1860 का, अंग्रेजों के जमाने का ये कानून है, अंग्रेजों के जमानों से बना हुआ, अभी तक हमारे इंडिया में चल रहा है। 1860 का बना हुआ है, इंडियन पीनल कोड बोलते हैं इसको, भारतीय आचार संहिता इस तरह से बोलते हैं इसको हिंदी में, शायद इंडियन पीनल कोड। ये डील करता है सेक्शन 124A सेडिशन लॉ से। देखो, जो इसमें 124A जुड़ा है ये 1870 में जोड़ा गया था, 1870 में, क्योंकि देखो ये इंडियन पीनल कोड जब 1860 में बना था तो इसमें सेक्शन 124A नहीं था। ये बाद में देखो 1870 में थॉमस मैकाले, या इसका पूरा नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकाले, इसने सिफारिश दी थी, इसने ड्राफ्ट करके 124A सेक्शन जोड़ा गया था इस आईपीसी में 1870 में, इसके रिकमेंडेशन पे, किसके? थॉमस बेबिंगटन मैकाले के ड्राफ्ट, इसने ड्राफ्ट बनाया था, रेजोल्यूशन दिया था गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इसी के कहने पे सेक्शन 124A जोड़ा गया था 1870 में। जो ये सेक्शन था इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि उस टाइम पे देखो 1863 से लेकर 1870 के बीच में वहाबी मूवमेंट चल रहा था एक, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा वहाबी मूवमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटी करते थे, कुछ विरोध करते थे, इसी को रोकने के लिए ये सेक्शन लाया गया पहली बार। तो देखो ये आपको याद रखना है कि जब 1870 में लाया तो मकसद क्या था इसका लाने का, क्यों, उस टाइम पे क्या एक्टिविटी हो रही थी, तो वहाबी एक्टिविटी हो रही थी, वहाबी मूवमेंट की। ये मुस्लिम ग्रुप के लोगों ने चलाया था वहाबी एक्टिविटी, ये वहाबी मूवमेंट, तो इसको रोकने के लिए लाया गया था। बाद में फिर देखो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे, रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, उनके अगेंस्ट भी कई बार इस कानून का यूज किया गया, उनकी आवाज को दबाने के लिए। इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे जो, उनके खिलाफ ये यूज किया गया 19th एंड 20th सेंचुरी में। सबसे पहले ये जो एक्ट, यानी कि ये जो सेक्शन है 124A सेडिशन का, ये सबसे पहले किसके विरुद्ध यूज किया गया है, ये आपको याद रखना है। जोगेंद्र चंद्र बोस के अगेंस्ट सबसे पहले ये सेक्शन यूज किया गया 1891 में, 1891 में। क्यों? इन्होंने देखो बंगोभाषी एक न्यूज़पेपर था, उसमें एक एडिटोरियल लिखा था, इसके एडिटर थे ये, बंगोभाषी न्यूज़पेपर के एडिटर थे जोगेंद्र चंद्र बोस। तो इनके खिलाफ ये यूज किया गया। क्यों लिखा था? क्योंकि देखो उस टाइम पे एज ऑफ कंसेंट बिल आया था, एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में। और ये क्यों आया था? ये देखो आपने रखमाबाई का केस पढ़ा होगा, रखमाबाई का केस, ये रखमाबाई केस से ना यूपीएससी ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है 2021 में प्रीलिम्स में। तो ये रखमाबाई का केस बहुत फेमस हुआ था क्योंकि इनकी एज कम थी, ये पढ़ना चाहती थी और इनकी कम उम्र में शादी कर दी थी। तो इन्होंने विरोध किया था कि मेरी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, नल एंड वॉइड का मतलब कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। इन्होंने कोर्ट में अपील डाली, उस टाइम पे बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ, तो फिर ये केस कोर्ट में गया था। उस टाइम पे फिर ये गवर्नमेंट ने सोचा कि जो ये एज है इसको बढ़ाया जाए, तो एज ऑफ कंसेंट जो बिल है ये लाया गया।
फिर देखो उस टाइम पे देखो जो लोग थे वो अपने धर्म के आधार पे, ट्रेडिशन के आधार पे इनको मानते थे, अपने मैरिज एज क्या होनी चाहिए ये सब कुछ। तो इसके विरोध में फिर जो एज ऑफ कंसेंट बिल है इसके विरोध में इन्होंने एडिटोरियल लिखा, इसको डिनाउंस भी किया, अस्वीकार किया जो एज ऑफ कंसेंट बिल था जोगेंद्र चंद्र बोस जी ने। तो फिर इनके खिलाफ ये सेक्शन यूज किया गया। फिर 1897 में बाल गंगाधर तिलक के विरोध में यह सेक्शन यूज किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जो गवर्नमेंट के विरोध में था। तो फिर यह सेक्शन 124A यूज किया गया। फिर महात्मा गांधी के अगेंस्ट भी यूज किया गया था 1992 में, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चला था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 में। और फिर उसके बाद ये चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था ना 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था गोरखपुर में, यूपी की डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहां पे एक प्लेस है चौरी चौरा। वहां पे कुछ लोगों ने मिलकर पुलिस थाने को जला दिया था, वहां पे 22 पुलिसमैन उसके अंदर मर गए थे, जिंदा जला दिया था। तो जो ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद फिर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया था महात्मा गांधी जी ने, आपने पढ़ाई होगा हिस्ट्री में। तो फिर महात्मा गांधी की वजह से ये विद्रोह हुआ ऐसा कहते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी जी को इस सेक्शन के अंदर गिरफ्तार कर लिया 124A के अंदर। तो इनके विरुद्ध भी चलाया गया। तो ये तो था इंडिपेंडेंस से पहले। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हम इसे पढ़ते हैं, ये कब कब यूज किया गया और क्या क्या इसके बारे में हमारे संविधानकर्ताओं ने कहा जब संविधान बन रहा था। तो आजादी के बाद देखो ये सेडिशन टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दी गई, हमारे संविधान में कहीं भी ये टर्म यूज नहीं की गई है, ये याद रखना। ऐसा पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान में सेडिशन की जो टर्म है वो लिखी हुई है क्या, मेंशन है? बिल्कुल भी नहीं है। 1948 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी तो इसको हमारे संविधान से हटा दिया गया था, तो हमारे संविधान में नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये फर्स्ट अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1951 में, हमारे संविधान में। उसमें देखो आर्टिकल जो 19(1) क्लाउज ए है, जो इसमें देखो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है उसके लिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के ऐसा ना हो कि इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, इसको बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के लोग यूज करें और दूसरों के खिलाफ कुछ भी कहें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी गई और उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि हमारे इंडिया की सॉवरेंटी इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं यूज करोगे आप अपना इस मौलिक अधिकार को जो आर्टिकल 19(1) में दिया गया है क्लाउज ए में, और ना ही आप हमारा जो फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट से उसके अगेंस्ट यूज करोगे। तो ये कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी गई। महात्मा गांधी जी ने आर्टिकल, जो ये आर्टिकल नहीं सेक्शन 124A है, इसको कहा था देखो ये ना इंडियन हिस्ट्री में एक क्रिमिनल ऑफेंस, आपराधिक एक तरह से अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस है और इसको हटा दिया जाना चाहिए। और ये कहा था कि ये जो लिबर्टी है सिटीजन की, लिबर्टी को रोकता है, लिबर्टी का मतलब आजादी, हमारे जो सिटीजन है उनकी लिबर्टी को रोकता है। लेकिन बाद में ये रोका नहीं गया, महात्मा गांधी जी ने कहा था। लेकिन देखो फिर ये जो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आई थी उन्होंने 124A जो सेक्शन है इसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट टाइम। क्रिमिनल ऑफेंस यानी कि अपराध माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। एक होता है सिविल ऑफेंस और एक होता है क्रिमिनल ऑफेंस, तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया। और इससे पहले देखो जो 1898 का जो कॉलोनियल इराका यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बनाया था, इसको हटा दिया, उसकी जगह पे 1973 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नया बना दिया। ये 1974 से लागू हो गया और ये क्राइम बना दिया सेडिशन, कैसे एक क्राइम रहेगा, क्रिमिनल ऑफेंस रहेगा। ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने बनाया था उस टाइम पे। तो सेक्शन 124A में लिखा क्या हुआ है, जो विद्रोह कौन सा माना जाएगा, विद्रोह जो सेडिशन है वो कौन सा माना जाएगा। ये देखो इसमें लिखा हुआ है कोई भी आदमी है, कोई भी जो शब्दों से, वर्ड से या बोल के स्पोकन या लिख के रिटन या किसी साइन से, संकेत से या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या कुछ और भी करके वो कोशिश करेगा ये करने की कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाएगा या लोगों को भड़काएगा, तो वो माना जाएगा सेडिशन। और उसके लिए इम्प्रिजनमेंट होगा, कैद हो सकती है 3 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, 3 साल से लेके लाइफ
इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास तक हो सकता है और उस पर फाइन भी लग सकता है या दोनों लग सकते हैं, फाइन भी और 3 साल की सजा भी। सिंपल वर्ड में कहें तो अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत फैलाता है, हेट्रेड, या उसकी निंदा करता है, कंटेम्प्ट करता है, या उसके खिलाफ डिसअफेक्शन दर्शाता है बोल के, लिख के या साइन में, तो फिर ये सेडिशन लॉ के अंदर आएगा, उसे पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट जो होती है ये सजा नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, यानी कि उसमें जमानत नहीं मिलती है, बेल नहीं मिल सकती इसमें जब कोई आदमी गिरफ्तार होता है। और इसमें पनिशमेंट 3 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक या फाइन भी लग सकता है। और जो पर्सन इसमें चार्ज होता है उसे गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलती, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता और ना ही वो पासपोर्ट रख सकता है, यानी कि विदेश भी घूमने नहीं जा सकता है। और जब भी उसे कोर्ट बुलाएगा, जहां भी बुलाएगा, उसे कोर्ट में पेश होना पड़ता है। और देखो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस जजमेंट है, वैसे तो कई सारे जजमेंट आए, एक फेमस जजमेंट है 1962 का, केदारनाथ एक आदमी थे, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1962 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देखो अगर कोई आदमी गवर्नमेंट की पॉलिसी से या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी स्कीम बनाई है उससे खुश नहीं है, उसका कोई मान लो क्रिटिसिज्म करता है, आलोचना करता है, तो ये कोई सेडिशन नहीं समझा जाएगा। आप गवर्नमेंट के काम से नाखुश हो रहे हो, ना कि गवर्नमेंट के विरोध में बोल रहे हो, गवर्नमेंट को हटाने की बात कर रहे हो। और जब तक किसी आदमी ने कुछ भी बोला है और उससे वायलेंस नहीं हुई है, हिंसा नहीं हुई है, रियोट्स नहीं हुए, तो वो फिर सेडिशन नहीं समझा जाएगा, ऐसा 1962 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यही था इसके बारे में, सेडिशन लॉ के बारे में।